गाजी बाबा जब इंडिया में आया, ही वॉज ओसामा बिन लाडेन फॉर अस। गाजी बाबा ने फायर किया तो एक कंप्लीट बस्ट मेरे हाथ में आया, तो हाथ मेरा लटक गया। इसके लटकने के बाद तो मुझे लगा कि बाकी कितनी गोली लगी मुझे उस समय नहीं पता लगा। कितनी गोलियां आपको लगी थी? 7-8 शॉट लगे हैं और एक गोली पेट में लगी है और जो पेट के अंदर है और हेमरेज हो रहा है, और ये गोली अभी भी लॉज्ड है पेट में। ये स्कार यहाँ से देखिए, ये देखिए लास्ट टांका ये है, और जो सबसे ज्यादा ये जो फाड़ के गई है। He was fully armed और सुसाइड बॉम्बर। शर्ट उठाया तो पूरा कंप्लीट साजो सामान, झोला उठाया तो उसमें AK-47। जब उसने ग्लास पे इशारा किया, ग्लास को सीधे बैंग तोड़ा विदाउट रियलाइजिंग कि क्या होगा पीछे। हमारा स्वागत जो है ग्रेनेड से। हम लोग गए, घर घेरे, अंदर घुसे तो वो एक बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड किचन था जिसके अंडरग्राउंड में एक चैम्बर बना हुआ था। इतने वेपन मिले, दिल्ली का मैप, कैश, ID, RDX, AK-47, एंटी टैंक ग्रेनेड्स। योर सर्विस, आपने कितने टेररिस्ट को पकड़ा है? फोटो दीवार पे लगा रखते थे, लाल स्केच पेन से एक एक की तस्वीर काटते थे कि ये गया, अब ये गया। देश का कोई भी सोल्जर क्यों अपने बारे में नहीं सोचकर दुश्मन के बारे में इतना सोचता है? मौत का डर तो सबको होता है, तो हमको लगता था सारे काउंट्स हम ही को खत्म करने हैं। यही मोटिवेशन था। तुझे लाए यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। नरेंद्र नाथ दुबे BSF के एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने भारत के सबसे खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा का न सिर्फ सामना किया बल्कि उन्हें खत्म भी किया। वही गाजी बाबा जो 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक और कश्मीर में हुए मल्टीपल किलिंग्स के लिए जिम्मेदार थे। 30 साल से भी ज्यादा समय तक देश की सेवा कर चुके नरेंद्र नाथ दुबे जी न सिर्फ एक फौज के अफसर हैं बल्कि एक जिंदा मिसाल भी हैं, भारत के असली वीर। तुझे लाई यहाँ तेरी मौत गाजी, कश्मीर का बदला लेगा फौजी। जय हिंद दुबे सर। जय हिंद। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। रियल लाइफ हीरो। BSF में कितने सालों तक सर्विस की? BSF में मेरी सर्विस रही है 35 साल, 35 ईयर। 1987 में ज्वाइन किया मैंने और 2022 में BSF छोड़ा। मेरा एक शो है संदेशे आते हैं जहां मैं इंडियन, मुझे खुशी है इस बात की कि आपने देखा, पर वो मैंने सिर्फ इंडियन आर्मी के साथ किया। इनफैक्ट तब मुझे पता चला BSF इज अ डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन आर्मी इज डिफरेंट, बिकॉज हम सब के लिए आर्म्ड फोर्सेस। हाँ, आम जनता में इस बात की बड़ी कम जानकारी है कि BSF का एक बड़ा स्पेसिफिक रोल है, आर्मी का अलग रोल है। क्या डिफरेंस है in terms of role responsibilities between border security force जी and Indian Army? इंडियन आर्मी देश की सेना है जिसको डिफेंस फोर्सेज बोलते हैं एंड आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, और उसके दो और अंग हैं जैसे कि भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, 3 विंग हो गए, तो दे आर सुप्रीम दैट वे। लेकिन BSF, इन सारे परिभाषा में BSF कहाँ से आई, ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। तो भारत सरकार को आवश्यकता हुई कि चाइना बॉर्डर के लिए हमको एक आर्म्ड फोर्स चाहिए जो आर्मी ना हो लेकिन आर्मी के तर्ज पे ही ट्रेंड हो, इक्विप्ड हो और आर्म्ड हो। उसकी फिजिकल एंडोरेंस, टफनेस, ट्रेनिंग, एवरीथिंग शुड बी अकिन टू आर्मी। तो आर्मी पीछे रहती है और हार्ड वार सिचुएशन में वो फ्रंट पे आती है। तो उस पीरियड में उस बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि हमारे बॉर्डर बड़े कन्फ्लिक्ट वाले बॉर्डर हैं, हमारे पास पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है, तो आप समझ सकते हैं कि हमको उसका केयर गार्ड उसी हिसाब से लेना पड़ता है। तो 1965 का जब वार हुआ तो आजादी से लेके 1965 तक 18 साल तक इन बॉर्डर्स की सुरक्षा उस राज्य की आर्म्ड पुलिस करती थी। जैसे गुजरात आर्म्ड स्पेशल पुलिस गुजरात में, इसी तरह से पंजाब आर्म पुलिस पंजाब में, राजस्थान आर्म कांस्टेबली राजस्थान में। तो इन बॉर्डर्स पे एक आर्म्ड पुलिस होती थी। आर्म्ड पुलिस थाने की पुलिस से थोड़ी बेहतर होती थी, लेकिन किसी भी तरह से पाकिस्तान बॉर्डर के चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं थी।
और 65 में बात एक्सपोज हुई, और जैसा कि आपको पता है गुजरात से ही वो शुरू हुआ था। उस जगह जब पाकिस्तान ने ऑफेंसिव किया तो सीआरपीएफ की एक टुकड़ी थी और राज्य पुलिस के लोग थे, तो वो वहाँ पर हम ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमको एक मजबूत दीवार चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चाहिए जो स्पेशली इसी के लिए ट्रेंड हो। तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई एक्सक्लूसिवली टू हैंडल दी पाकिस्तान बॉर्डर। तो 3200 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर, 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल का मेजर हिस्सा ये बीएसएफ को पश्चिमी सीमांत पे मिला, और पूर्वी सीमांत जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका 4200 किलोमीटर बॉर्डर बीएसएफ को मिला। तो जो सबसे चैलेंजिंग बॉर्डर है उस पर बीएसएफ तैनात हुई। और इसका जो रोल है वो पीस टाइम भी रोल है और वार टाइम रोल है। पीस टाइम ऐसे है कि लड़ाई नहीं है तो गुजरात में बॉर्डर पर बीएसएफ का क्या रोल होगा, जिसमें हमारा इलीगल एंट्री और एग्जिट रोकने का सबसे बड़ा रोल है, स्मगलिंग रोकने का रोल है। इसके साथ ही साथ विपक्षी यानी सामने जो काउंटर पार कंट्री है वहाँ से होने वाला कोई भी इंकर्शन हमारे टेरिटरी में है उसको रोकने का हमारा रोल है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि बीएसएफ इज नॉट ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, BSF इज आल्सो द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस। वार टाइम में क्या हमारा रोल है? रोल ये है कि जैसे अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, अगर ये हमारा ऑफेंसिव बढ़ जाता, सिचुएशन और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती और हम लोग ऑफेंसिव पे आ जाते। ऑफेंसिव ये वो होता है कि अपने देश की सरहद को क्रॉस करके दुश्मन के देश में जब आप बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्राइकिंग कॉलम, कि नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्राइक लाहौर, तो जो स्ट्राइकिंग कॉलम बढ़ता है उस दौरान बीएसएफ आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ती है। और ये 3 लाख की फोर्स 10 लाख की इंडियन आर्मी को ऑगमेंट करती है फिजिकली एज ए गाइड, क्योंकि आर्मी पहुंचती है तो बॉर्डर एरिया का चप्पा चप्पा बीएसएफ को पता है। वी वर्क एज ए गाइड टू इंडियन आर्मी। तो कश्मीर और पंजाब दोनों ही फ्रंट पर बीएसएफ डिप्लॉय रही, और उसके बाद तो 2005 तक वैसे ही जेएनके में डिप्लॉय रही। बिल्कुल सर, आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई थी इस दौरान, और स्पेशली द वन इन कश्मीर? बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर है, जहाँ मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग सीधे जैसलमेर में हुई, राजस्थान बॉर्डर। ज्वाइन करने के बाद मैंने थार डेजर्ट, ज्योग्राफी में तो पढ़ा था, लेकिन डेजर्ट दिखता कैसा है शायद किताब के पढ़ने से आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जब तक उसको देखेगा नहीं उसे पता लगेगा। सेंस ऑफ एनानिमिटी, बॉर्डर पिलर्स दूर दूर थे, धूल भरी आंधी से पिलर ढक जाते थे, एक पिलर से दूसरा पिलर आप देख नहीं सकते थे। एनानिमिटी ये थी कि इस पिलर से आप चल रहे हैं दूसरे पिलर पे तो हो सकता है आप पाकिस्तान में भटक के चले जाएं। रात के समय जो स्टार्स होते थे उससे आप डायरेक्शन मेंटेन करते थे। गूगल मैप था नहीं। Really? हाँ, गूगल मैप नहीं था। और फेंसिंग भी नहीं थी? तब फेंसिंग भी नहीं थी, कंप्लीट अनफेंस्ड बॉर्डर था, और कई बार भटक के हमारी गाड़ी उनकी तरफ चली जाती थी, कई बार उनकी हमारे तरफ चली जाती थी। कभी दोस्ती हुई आपकी उन लोगों के साथ? दोस्ती नहीं, इंटरेक्शन हुआ, और यही रुआवजा बैठ के मैंने कराची का रुआवजा पिया था उनके साथ। अच्छा। हम यहाँ से पराठे ले जाते थे। उस एरिया में निगरानी उनकी नीड नहीं है, उनको चौकीदारी नहीं करनी है। ये कश्मीर में भी आप देख रहे हैं, पंजाब में भी देख रहे हैं। तो वो एक रात गांव में रुकते थे, जब आते थे बॉर्डर पिलर पे तो एक दिन ट्रेवल करके नहीं आ सकते थे, क्योंकि ऊंट आप एक दिन में 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं राइड कर सकते, उतने में आदमी थक जाता है। नाइट हाल्ट करते थे, अगले दिन वो आते थे। एज ए पार्ट ऑफ जेस्चर वी यूज टू कैरी फूड फॉर देम, और उधर से कराची का रुआवजा लाते थे। तो बैठ जाते थे हम लोग बीच में और मिक्स किया और इसको पिया खाया। फिर उन्होंने हमें शुक्रिया अदा किया, हमने उन्हें थैंक यू बोला। लेकिन जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कोई ऐसी चीज़ डिस्कशन हम लोग नहीं करते थे। नाम 1-2 याद है, हैंडशेक होता था और हमने कुछ पानी और कुछ खाना खाया। फिर जहाँ पेट्रोल पीरियड ख़त्म हुआ अपने तरफ चले गए, हम अपने तरफ चले गए। ये तब का सिलसिला था। मेरा एक कैमल गायब हो गया था, उस कैमल को उन्होंने हैंड ओवर किया मुझे वापस। वो पाकिस्तान चला गया। वो विंटर्स का दिन था, मैं नया ज्वाइन किया था, तो मुझे पता नहीं था कैमल का क्या नेचर होता है। तो विंटर्स जो है कैमल्स का ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें कैमल नेचुरली बड़ा एंग्री रहता है। तो एक कैमल ने हमारे जवान को पटका और पटक के सीधे पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान सीधे टेरिटरी, आप देख रहे हैं भाग रहा है, क्या कर सकते हैं आप, उसके पीछे तो भागेंगे नहीं। जैसा कि आपको पता है कैमल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जिस तरह से के मोटरसाइकिल, आपकी जीप, आपकी कार, वैसे कैमल भी हमारी प्रॉपर्टी है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट होती है। अब हल्ला मच गया कि आपका तो ऊँट गायब है। तो मैंने अपने कमांडिंग अफसर को इन्फॉर्म किया कि सर ऊँट गायब हो गया। तो बोले तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा सर हम अपनी पोस्ट के बाहर खोज खाज रहे हैं। बोले पोस्ट में नहीं घुसोगे तुम जब तक कैमल वापस नहीं आएगा। तो मैंने लड़कों से पूछा, मैंने कहा ऊँट वापस कैसे आएगा? बोले सर इसका तरीका है, दैट इज़ हाउ यू लर्न द न्यूआंसेस। उन्होंने बोला सर पाकिस्तान एक आदमी भेजते हैं,
वो कैसे भेजेंगे? कह रहा सर वैसे अलाउड तो नहीं है, लेकिन हम अपना कुछ करते हैं। तो एक लोकल था जो बेसिकली बड़ा ट्रेंड था, वहीं का आदमी था, ही वॉज द सन ऑफ द सॉइल। हमने उससे बोला भाई ऊँट चला गया। कह रहा कोई बात नहीं सर, ऊँट ने पटका कहाँ था वो जगह हमको दिखा दो, क्योंकि वो हुफ मार्क से चलते हैं, पग्गी बोलते हैं, यानी कैमल के का जो पैर का निशान है ना, उस निशान से वो पकड़ते हैं कि किस डायरेक्शन में गया है। कहा सर ऊँट शंग्रीलो गांव में बंधा हुआ है, 12 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर था, फलां के घर बैठा बंधा हुआ है। उस पिलर पे वो आया, कैप्टन अकबर, हाथ मिलाया मैंने, तो उसने कहा ठीक है अगर मिल जाएगा तो हम दे देंगे, और नहीं मिला तो सेम नंबर का ऊँट का हम पुट्ठे पर मुहर लगा के दूसरा ऊँट देंगे, चिंता मत करो। ये बॉर्डर फोर्सेज और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज की लोकल अंडरस्टैंडिंग होती थी उस समय। तब 89 का टेररिज्म शुरू नहीं हुआ था, और अगले दिन वो कैमल वापस लाया और हमको हैंड ओवर किया। फिर सीओ को मैंने बोला, मैंने सर ऊँट मिल गया। बोले एंजॉय। सो बॉर्डर पर आपको वहाँ के रहने वाले लोकल्स से लेकर वहाँ पर जो उनके फोर्सेस है उन्हें, प्लस आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग द टेररिस्ट आल्सो हु आर लिविंग क्लोज टू द बॉर्डर। यस यस, यू नो द बाय नेम। यस, द टेररिस्ट आउटफिट हुम आई हैव डेल्ट। राइट। यानी उस पीरियड में मैंने जिस तंजीम को, जिस एरिया में मैं डिप्लॉयड था, उनको जो डील किया, उन लोगों का तो पूरा हिस्ट्री हमारे पास होता था। तभी ऑपरेट कर पाए, तभी इतना सक्सेसफुल रह पाए। और 1994 में ही मैं साउथ कश्मीर पुलवामा बटालियन लेके चला गया। तो साउथ कश्मीर पुलवामा वाज वेरी वोलेटाइल एट दैट टाइम, यानी टेररिज्म का वो पीक फेज था। और कश्मीर का टेररिज्म का पूरा नर्व साउथ कश्मीर ही होल्ड करता है, विच आई डेल्ट। लेट्स टॉक अबाउट 2003. I think that was really the big turning point in your life. 2003 चर्चा करने से पहले मुझे 2-4 मिनट में उसके बैकग्राउंड पे लेना चाहूँगा। तो जो टेररिज्म शुरू हुआ उसमें 1994 का पीरियड बड़ा एक डिफरेंट फेज था। ये वो पीरियड था जब जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है आज की तारीख में, मौलाना मसूद अजहर, जो इस ऑपरेशन सिंदूर में जिसके 5 फैमिली मेंबर मारे गए हैं, मौलाना मसूद अजहर फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पर एज ए इवेंजलिस्ट ही एंटर्ड इंडियन टेरिटरी वाया ढाका। मालदा पश्चिम बंगाल बॉर्डर से वो एंटर किया और वो भारत के अंदर आया। उसको जिम्मेदारी पाकिस्तान ISI ने दे रखी थी कि कश्मीर के अंदर हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीकुल मुजाहिदीन, जितने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ग्रिड को इस्टेब्लिश करना, इंटर आउटफिट कोऑर्डिनेशन को तैयार करना, और कश्मीरी यूथ को रेडिकलाइज करके उसका पार्ट बनाना, और कश्मीर के अंदर टेररिज्म की तहरीक को लंबे टाइम तक चलाना। इस फिलॉसफी से वो भारत के अंदर घुसा था। और उससे पहले वो अफगानिस्तान के अंदर रशियन फोर्सेस के खिलाफ ऑलरेडी 9 साल लड़ के आ चुका था। उस समय गाजी बाबा भी उसका राइट हैंड था, ये दोनों साथ ही लड़े थे। तो उसका जो इंडिया के अंदर एक्टिव लाइफ था एज ए टेररिस्ट, 39 दिन का था। और BSF ने भी मुकद्दर से ही पकड़ा, हैविंग नो इन्फॉर्मेशन कि ही इज मौलाना, द पर्सन हु इज जस्ट रोमिंग अराउंड दिस चौराहा इज मौलाना। ये एम्बेसडर कार से आ रहा था सज्जाद अफगानी के साथ, इसकी एम्बेसडर कार वहाँ ख़राब हो गई। तो उस समय हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर कार बड़ी हाई फाई मानी जाती थी, ये सब गाड़ियाँ तो आई नहीं थी। तो ये उतर के ऑटो करने के चक्कर में कुछ शक हुआ, पकड़ लिया। उसके बाद मौलाना का इंट्रोगेशन हुआ, उसके बारे में जितनी डिटेल जानकारी हुई, और कोट बलवाल जम्मू में जुडिशियल कस्टडी में वो बंद हो गया। देखिए उस समय की बातें हैं कि इतने हाई लेवल के टेररिस्ट भी मतलब जेल में बंद किए गए। प्रोसेस तो यही है बंद करने का, और वह आदमी आज 2025 में भी बहावलपुर से जैश ए मोहम्मद चला रहा है, जो आदमी 94 में गिरफ्तार हुआ। 31 साल से वो भारत के अंदर खून बखेर रहा है, जिसको हम 1994 में अनंतनाग में गिरफ्तार कर चुके थे। मौलाना जब गिरफ्तार हो गया तो उसकी लीडरशिप का एक वैक्यूम आया, यानी ISI ने जिस ऑब्जेक्टिव से उसको इंडिया में एंटर किया था, उस वैक्यूम को कौन भरेगा। देन दे इन्फिल्ट्रेटेड गाजी बाबा टू फिल अप दैट लीडरशिप वैक्यूम थ्रू लाइन ऑफ कंट्रोल। गाजी बाबा जब इंडिया में आया तो उसे नाडी मर्ग कश्मीरी पंडित मर्डर से वहाँ से कहानी शुरू होती है। 1994 में इसी पहलगांव से 4 टूरिस्ट का अपहरण हुआ था, जो कि बाद में चारों छोड़ दिए गए थे। क्यों हुआ था? गाजी बाबा का पहला ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन जेल से मौलाना मसूद अजहर को आज़ाद कराना। आप एडोसिटी देखिए कि आपकी पकड़ी हुई फोर्स से आपके ही जेल में पाकिस्तानी टेररिस्ट है, उसको छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट आपके टेरिटरी में आता है और प्लान बनाता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो 94 का उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं, छोड़ना पड़ा। टूरिस्ट को छोड़ दिया उन्होंने, जो भी अंडर प्रेशर रहा हो
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर डाला हो, क्योंकि ब्रिटेन्स थे वो। 1995 अगस्त, इसी पहलगांव का एक टूरिस्ट स्पॉट है आड़ू। ये जो जगह, ये जो जहाँ घटना हुई है, ये वहाँ पर एक्चुअली इस बार जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने 4 जगह रैकी किए थे अटैक करने के लिए। आरू, एक जहाँ घटना हुई है ये जगह, तीसरी बेताब वैली जो पहलगांव से थोड़ी आगे है, और चौथा फ्लावर गार्डन। लास्ट में उन्होंने इसको टारगेट बनाया था। 25 अप्रैल को इसको चुना क्योंकि ये थोड़ा आइसोलेटेड था, 5 किलोमीटर दूर था, ट्रैक गाड़ी का था नहीं, रीइंफोर्समेंट आपका पहुंच नहीं सकता, एम्बुलेंस जा नहीं सकती, जो भी जाएगा पैदल जाएगा, तो ये जगह इन्होंने चुना। बाकी 3 जगह आपका मूवमेंट बहुत फास्ट हो सकता था। तो 1995 अगस्त में इन्होंने 6 टूरिस्ट को किडनैप किया, जिसमें नॉर्वेजियन था, ब्रिटेन था, अमेरिकन था, और उसमें एक की इन्होंने गर्दन काट दी। आउट ऑफ 5 1 वाज बिहेडेड। एक जिंदा इवैक्यूएट कर लिया था बीएसएफ डीजी EN राममोहन और जनरल जकी, हु वाज द एडवाइजर टू गवर्नर इन दैट टाइम। हेलीकॉप्टर रैकी कर रहे थे, एक पहाड़ी के ऊपर से इनको कोई हाथ हिलाता हुआ दिखा, तो कैप्टन कहलो ने हेलीकॉप्टर को इतना लोअर किया, एंड ही अंडरटूक अ वेरी रिस्की मिशन by landing the helicopter at a very undesignated and a very unsafe place. They tried to take the tourist back inside the helicopter and they were successful. तो उस टूरिस्ट को ले गए कश्मीर, श्रीनगर। जब उससे बातचीत की तब पता लगा कि हम 6 लोगों का अपहरण हुआ है, और उसमें 4 को तो भगा के ले गए टेररिस्ट। ये वही एरिया जहाँ अटैक हुआ है, वही दक्षुम का फॉरेस्ट है, वही माउंटेन है पहलगांव के ऊपर का जिसमें हुआ था। और ये 1995 अगस्त, आप गूगल करिए, आपको पूरी इंसिडेंट 6 के नाम मिल जाएंगे। रिमेनिंग 4 कहाँ गए पता नहीं, और उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोशिश भी की कि मौलाना मसूद अजहर इंडियन जेल से छूट जाए तो ये 4 छोड़ दिए जाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेंट बैक टू कराची आफ्टर लैंडिंग इन दिल्ली फॉर 1 डे। मैं वो कंप्लीट न्यूज़ टेलीविजन पे देखा हूँ 1995 श्रीनगर कश्मीर में। अब खुद मान से बाहर आया मसूद अजहर। टेलीविजन में वीपिंग लेडी वाइफ्स दे हैड अपील टू टेररिस्ट की आवर हस्बैंड्स आर इनोसेंट, यू जस्ट रिलीज देम। इन्होंने नहीं छोड़ा। अब बात आती है 99 में IC 814, मिलेनियम इज गोइंग टू चेंज, 1999 इज गोइंग टू बिकम 2000। तो पाकिस्तान ISI प्लान टू गिव मिलेनियम गिफ्ट टू इंडिया। How did they plan? They hijacked IC 814 from the tarmac of Tribhuvan International Airport, Kathmandu. Jahaz was destined to land in Delhi, but it was taken to first Amritsar, Raja Sansi Airport, where it halted for 49 minutes. वहाँ से it landed to Lahore for refueling. Then it went to Al-Minad in Dubai Technical Area. Then finally it reached to Kandahar, forbidden territory. तालिबान का राज्य था, मुल्ला उमर वॉज द चीफ। इंडिया का कोई कॉन्सुलेट नहीं था, कोई हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं अफगानिस्तान के साथ। ISI गाइड कर रही थी कि तुम फाइनल लैंडिंग इसकी कंधार में करो, जहां भारत की कैपेसिटी ही नहीं है इस जहाज को छुड़ाने की। दे वर सक्सेसफुल। जहाज हमको वापस तो मिल गया 31 दिसंबर 1999 की रात को, लेकिन उसके बदले हमको 3 टेररिस्ट छोड़ने पड़े। मौलाना मसूद अजहर फ्रॉम कोट बलवाल जेल जम्मू, मुश्ताक अहमद जरगर फ्रॉम श्रीनगर जेल, एंड सैयद मोहम्मद उमर शेख फ्रॉम तिहाड़ जेल दिल्ली। सेम सैयद मोहम्मद उमर शेख जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल का गर्दन काटा। जोला बट जो एक माइटी हार्ट पिक्चर बनी थी, और एक उमरता करके एक फिल्म है, ये उसी पे बनी हुई है, और इन्होंने गर्दन काटने की वीडियो अपलोड की थी। उसमें सैयद मोहम्मद उमर शेख, और अभी एक जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में मारा गया है, इसका भी उसमें असगर का भी उसमें रोल था। जनरल मुशर्रफ ने अपनी बुक में लिखा है, बुक मेरे रैक के अंदर है। तो ये कांड इन्होंने किया। तो जो 3 टेररिस्ट हमने छोड़े, आज देखिए तीनों जिंदा, तीनों में एक भी मारा नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के लोग तो 5 मारे गए हैं, और बहुत टॉप लीडरशिप जैश की मरी है, बट मौलाना सेफ जगह पे था तो इसलिए वो सरवाइव कर गया है। तीनों अभी भी जिंदा है। ये तीनों अभी भी जिंदा है। जहाँ तक ये कहा जाता है कि उस समय जो है ओसामा बिन लाडेन ने इनके इस्तकबाल में डिनर दिया था कंधार में, जिस दिन रिलीज किया गया, क्योंकि उसमें ओसामा बिन लादेन सर्वाइव कर रहा था कि आप भारतीय सैयारे को किडनैप करके और कंधार के टारमेक पे लाए। 3 इतने तगड़े टेररिस्ट भारतीय जेल से छूटे। तो उस रात इन लोगों ने, अगले दिन 1 जनवरी 2000 को जब मिलेनियम चेंज हुआ, और 20 दिन बाद
3 हफ्ते बाद 21 जनवरी 2000 को जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, जिसका ये सुप्रीम कमांडर है, ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसने 1 अक्टूबर 2001 को जे.एन.के असेंबली पर अटैक किया, 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट दिल्ली में अटैक किया। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसने आपका फरवरी 2019 में सीआरपीएफ बस पुलवामा अटैक किया, जिसके रिटेलिएशन में बालाकोट हुआ। तो ये सारी जैश ए मोहम्मद के लैंडमार्क अटैक्स हैं इंडियन सॉइल पे। तो ये तो रही उसकी कहानी। अब गाजी बाबा पे हम आ जाते हैं, और गाजी बाबा ऑलरेडी इंडिया के अंदर था, तो ये तब तक 5-6 साल में इस्टेब्लिश हो गया था। और मौलाना के जैश ए मोहम्मद के ऐलान के बाद तो गाजी बाबा उसका चीफ ऑपरेशनल कमांडर की बागडोर उसने भारत में संभाली। और उसमें जनवरी या फरवरी 2000 में उसने जी न्यूज़ रिपोर्टर को कैमरा के सामने इंटरव्यू दिया था, जैसे हम आप बैठे हुए हैं। बारामूला के एक अज्ञात जगह पे, गुलमर्ग वाले रोड पे एक मागम जगह है, उसके बगल में एक गांव है, वहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया था। और वो इंटरव्यू जी न्यूज़ के कॉपीराइट है। जो भी फिल्म बनी है उसमें उन्होंने उसको इंटरव्यू को उनसे ख़रीदा है, और जो मूवी है उसमें उसका रियल बाइट डाला हुआ है, गाजी बाबा की आवाज़ और उसका चेहरा। हाँ, वो आई हैव गॉट दैट वीडियो, मेरे पास है वो मेल में। तो इसने जैश ए मोहम्मद स्थापना होते ही इंटरव्यू दिया कि मैं यहाँ का चीफ हूँ, सरवरा हूँ, और इंडियन सॉइल पर मैं खून बरसाऊँगा, और मैं किसी की कोई कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप अगर कहीं न कहीं बातचीत में भी इंगेज है तो ये उनका सियासी मामला है, लेकिन अस्करी कहते हैं मिलिट्री, यानी जो मिलिटेंट एक्शन है दैट आई विल कंटिन्यू टू डू, और जो पॉलिटिकल है जो वो सियासी वो करते रहें। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम उसने लिया था, उस इंटरव्यू में नाम लिया उसने। और 2000 के अंदर ही अनाउंसमेंट के ठीक बाद अप्रैल 2000 में बदामीबाग कैंट 15 कोर हेडक्वार्टर श्रीनगर के सामने जो पहला सुसाइड अटैक हुआ था वो जैश ए मोहम्मद ने किया था। जी पर इंटरव्यू दिया था उन्होंने, वो 2000 में दिया था, राइट? बकायदा प्रकाश वो टेलीकास्ट हुआ था। पर फिर तभी उन्हें पकड़ना जरूरी नहीं था? जरूरी था पकड़ने के लिए, फिर शुरुआत हुई होगी, उस जगह पे नहीं होंगे, जगह छोड़ दिया। तो मीडिया का तो ये है भाई कि मैं इंटरव्यू, अब डैनियल पर्ल तो मारा इसीलिए गया कि इनका इंटरव्यू लेने बेचारा गया था, क्योंकि जर्नलिस्ट की जो भूख होती है ना इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की, वो कई बार उसको भी रिस्क में डालती है। उसके साथ तो यही हुआ। उसके बाद एक्सपोज कब हुआ गाजी बाबा? 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक, जब भारतीय पार्लियामेंट सेशन में थी, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर थे, सत्र चल रहा था। दिन दहाड़े विजय चौक की तरफ से एक एम्बेसडर कार के थ्रू इन लोगों ने पार्लियामेंट को अटैक करने की कोशिश की। 5 सुसाइडर्स जैश ए मोहम्मद के खुदकश, और पूरा इसका आर्किटेक्चरल प्लानिंग गाजी बाबा ने कश्मीर से रचा था। लैपटॉप 10 लाख रुपए, एम्बेसडर कार सेकंड हैंड खरीदना, फर्जी नंबर प्लेट लगवाना, तिलक नगर मार्केट दिल्ली में उसके बूट को मॉडिफाई कराना, RDX भेजना, RDX को उसके अंदर प्लांट करवाना, उसके बाद उनके असलहा बारूद और राइफल्स को कश्मीर से यहाँ तक भेजना, उन सुसाइडर्स को पटेल चेस्ट नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में किराए का क्वार्टर दिलवाना, उसमें उनको 2-3 महीने रखवाना, ये सारी प्लानिंग उनकी थी। और कबाड़ी बाजार से उन्होंने लाल बत्ती भी ले लिया था, जो एम्बेसडर कार पे लगा दिया था। बट एनीवे, वो तो 5 सुसाइडर मारे गए और ब्लास्ट रुक गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। उसके बाद से जब मुकदमा चला, जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो गाजी बाबा का पूरा प्रोफाइल तब उभर के आया, क्योंकि जिस सैटेलाइट फ़ोन से वो पूरा कमांड दे रहा था, पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहा था, वो सैटेलाइट फ़ोन का पूरा डिकोडिंग हो गया। तो गाजी बाबा की पूरी प्रोफाइल दिल्ली पुलिस के पास उभर के आई और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास, और जब आई तो ये भी उभर के आया कि ये कश्मीर में छुपा हुआ है। तो इसका डेटा सबसे शेयर किया गया, इंडियन आर्मी से, BSF से, JK पुलिस से। उस समय हम कश्मीर में ही थे। तो इसके पीछे हम पड़े दिसंबर 2001 से। उसके बाद 2002 बहुत ही ब्लडी ईयर था, यानी 2002 में किलिंग्स बहुत हुई श्रीनगर में, कॉप किलिंग, यानी यूनिफॉर्म पर्सनल किसी भी ऑपरेशनल ड्यूटी पे है, नाका पे है, पेट्रोलिंग पे है, गलियों में है, सब्जी खरीद रहा है, अंडे खरीद रहा है, बैंक में पैसा लेने गया है, दे यूज टू शूट पॉइंट ब्लैंक फ्रॉम साइलेंसर पिस्टल। और ये पूरा किलर मॉड्यूल गाजी बाबा के डायरेक्शन पे काम कर रहा था। And this was targeted towards all uniformed personnel? Uniform. It should be JK police, it should be CRPF, BSF, army, anyone. Anyone. कोई उन्होंने बैज नहीं देखना, बस all security forces जो रहते हैं,
दे वर वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। अप्रॉक्स कितनी किलिंग्स हुई होंगी ऐसे? आई थिंक 60 से 70 किलिंग तो श्रीनगर सिटी के अंदर हुई थे, बड़ी अनफॉर्चुनेट किलिंग्स। मतलब आदमी पॉइंट ब्लैंक खोपड़ी पर सटा के वो साइलेंसर पिस्टल, और भीड़ भरे एरिया को अब छोड़ सकते नहीं हैं, नहीं तो ग्रेनेड पड़ेगा, आपको ड्यूटी पे तो खड़ा होना है। 2003 तक तो कश्मीर की कोचे, गलियां, मोड़, एक एक नाला, उसकी ऊंचाई नीचाई, मार्केट, मोहल्ला, उसकी पहचान, कलर, मस्जिद, मकतब जितना था, बिजली का ट्रांसफार्मर, लकड़ी का पोल है, सीमेंट का पोल है, ये नाला नीचे जाता है तो कितनी कुछ दूर बाद कहाँ से बाएं मुड़ेगा, कहाँ से दाहिने मुड़ेगा, सब पता यानी था पूरे श्रीनगर का तस्वीर हमारे दिमाग में थी, मतलब पूरा तस्वीर था। तो 2003 में अगस्त महीने में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने निर्णय लिया हम श्रीनगर आएंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस न्यूज़ के बाद सब लोग एकदम सतर्क हो गए, जेके पुलिस, आर्मी, BSF, और हमको पता था कि ये इस टाइम गाजी बाबा विल ट्राई टू गेन दी मीडिया माइलेज बाय डूइंग समथिंग वेरी सेंसेशनल, But एंड ही डिड इट। by now everybody knew न्यू, of existence क्योंकि of उसकी Ghazi तस्वीर Baba. सबको सर्कुलेट हो गई थी, तो उसकी तलाश तो सबको थी। ही वॉज ओसामा बिन लाडेन फॉर अस। तो एक चैलेंज था हमारे देश के लिए कि इसको जिंदा है मुर्दा पकड़ा जाए। इंडियन आर्मी भी ने भी कोशिश किया, लेकिन हम उसके अड्डे तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही शातिर था, गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था, टफ एरिया में जीने की उसकी लंबी कैपेसिटी थी, बहुत चालाक और काया था, और उसने मल्टीपल हाइड आउट्स बना रखे थे श्रीनगर सिटी में, और एक जगह वो लंबा रुकता नहीं था, 2 घंटे रुका वो हाइड आउट चेंज कर देता था, और बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरफेस यूज़ नहीं करता था। ये उसके लंबे दिन तक जीने का राज था। बस पीएम का 27 अगस्त को पीएम का आगमन हुआ, और उस आगमन में इन्होंने सुसाइड अटैक किया लाल चौक में। प्रधानमंत्री महोदय तो सुरक्षित पहुंच गए अपने वेन्यू पे, लेकिन पूरी रात गोली चलती रही। 6 आतंकवादी मारे, BSF ने मारा, 2 हमारा लॉस हुआ BSF का। 27 को प्रधानमंत्री महोदय को वापस जाना था, तो 27 को हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हमें श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट जाना था, और प्रधानमंत्री महोदय को उस दिन वापस जाना था। तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम से मैं लौट ही रहा था कि मुझे खबर मिली कि हमारी पेट्रोल पार्टी ने एक जिंदा सुसाइडर को पकड़ लिया। यानी 28 को प्रधानमंत्री के जाने के दिन जिसको खुद का हमला करना था और इंटरनेशनल मीडिया में उसको आना था, उसको एलाइव पकड़ लिया हमने। उसका जिंदा पकड़ा जाना, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। वहीं ब्रेक होती है स्टोरी कि कैसे वो मारा गया। उसको हमारी पेट्रोल पार्टी ने एक गली में पकड़ा, ज्यों ही वो निकला साइकिल का हैंडल पकड़े हुए, कंप्लीटली आर्म्ड, साइकिल के करियर में एक झोला है जिसके अंदर AK-47 रखी है, मैं पूरा कंप्लीट बेल्ट लगाए हुए, शर्ट बाहर, एक निकैप इस पैर के अंदर, उसमें पिस्टल, एक निकैप इस पैर के अंदर, उसके अंदर वायरलेस सेट, एंड ही वाज कॉट अलाइव। जब उसको पकड़ के लाए और उसका इंट्रोगेशन शुरू किया, तो ही हैपन टू बी द डिप्टी चीफ ऑफ जैश-ए-मोहम्मद, अंसार भाई फ्रॉम फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, who was operating from right inside our area, and he was the person basically who was killing all these cop killing का पूरा वही जिम्मेदार था। अब उसको पकड़ने के बाद प्रधानमंत्री का जहाज सेम डे कश्मीर से जा रहा है। एक रात पहले एक सुसाइड अटैक हो चुका है, जिसकी अभी डेबरीज और डेड बॉडीज हटाई जा रही हैं, और अगले दिन एक जिंदा पाकिस्तानी पकड़ा जा रहा है। तो आप समझिए कि ये न्यूज़ कितनी सेंसेशनल रही होगी श्रीनगर के लिए उस दिन। सारा पुलिस अमला, सीनियर अधिकारी सब लोग आ गए। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोगेशन शुरू किया। But he was fully armed, right? fully armed। और सुसाइड बॉम्बर, तो पहले तो उसे डिफ्यूज किया होगा या? हुआ क्या कि वो एक निकला गली से, उसको वो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारे ठीक सामने एक पेट्रोल पार्टी आ जाएगी, अदरवाइज तो अपना मिशन पूरा कर लेता, थोड़े अंतर से कर लेता। पेट्रोल पार्टी बाई चांस उससे टकरा गई, और पेट्रोल पार्टी ने इमीडिएटली उसको पकड़ लिया और रिएक्ट कर नहीं पाया। ये भी हो सकता है कि उसको ये चांस मिला भी हो, लेकिन वो उस समय खुद नहीं कर पाया, यानी उसका कॉन्शियस नहीं किया, या वो कर नहीं पाया, या घबरा गया, जो भी रीजन रहा हो, बट पकड़ा इन्होंने। जब तक पकड़ा इन्होंने तब तक इन्हें नहीं पता था मिलिटेंट है। जब उसका शर्ट उठाया, क्योंकि शर्टिंग नहीं कर रखी थी, शर्ट बाहर की तरफ था, अदरवाइज दिखाई देता। शर्ट उठाया तो पूरा कंप्लीट साजो सामान, साइकिल का पीछे एक झोला लगा था, झोला उठाया तो उसमें AK-47, और जब ये पैर उठाया तो शिन के साथ एक निकैप था, क्योंकि शिन के साथ निकैप लगाएंगे तो दौड़ने से वो गिरेगा नहीं, लूज नहीं होने देगा, टाइट्स।
ऐसे ही दाहिने पैर में था। तो पूरा तो सारे एविडेंस उसके शरीर पर मिल गए। तब तक हिमांशु गौड़ जो हमारा ऑफिसर, उसका फ़ोन आया, उसने बोला सर आ जाइए। तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि एयरपोर्ट से लौटते समय रास्ते में एक जगह ब्लास्ट भी हुआ, बरारी चौक SMHS हॉस्पिटल के पास। तो मैं सबसे पहले उस ब्लास्ट सीन पे गया। वहाँ पर जब पहुँचा तो मैंने देखा कि क्रेटर बना हुआ है, लेकिन उस ब्लास्ट से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। टेररिस्ट ने जस्ट एक न्यूज़ में आने के लिए ब्लास्ट किया था। कोई मरे ना मरे, लेकिन एक न्यूज़ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री शहर में और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। मतलब मीडिया पहुंच जाती है ना फोटो खींचने। तो उसके बाद मैं कैंपस में घुसा, जब इसका फ़ोन आया आ जाओ, तो मुझे लगा कि इसका सेंटर पे अटैक हो गया। वो हमारे से 2-2.5 किलोमीटर झेलम के अक्रॉस था। तो मैं रश करके घबरा के भागा। मैंने कहा क्या पता अंदर टेररिस्ट घुस गए हों, तो मुझे सबसे पहले मौके पर पहुंचना चाहिए। बड़ा डिफरेंट सीन देखने को मिला। हिमांशु गौड़ विद फुल हैप्पीनेस ही केम एंड शुक हैंड फ्रॉम मी। उसने बोला सर कांग्रेचुलेशन, वी गॉट अ पाकिस्तानी अलाइव। मैंने कहा कहाँ है? कह रहे सर एक कमरे में बिठा रखा हूँ। तो एक छोटा सा बंकर का कमरा था कंपनी कमांडर का, उसमें गया तो नीचे बैठा हुआ था, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया बातचीत। मैंने कहा इस मिला क्या इसके शरीर से? तो जितनी चीज़ बरामद हुई थी वो उसको देख लिया हमने, तो बड़ा क्लियर था, समझ में आ गया एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है। उससे बातचीत शुरू की तो शुरू में बिल्कुल वो जैसे अलिफ लैला की कहानी सुनाना, सिंदबाद वाली कहानी सुनाना, यानी एनीथिंग इमेजिनरी। हमने कहा कि नहीं, लगता है ये ऐसे तो बताएगा नहीं। फिर हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस किए। फिर हमने कहा कि भाई ऐसा करो, हमारे पास टाइम कम है, तुम हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हो, तुम गाजी बाबा के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही, तुम हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो हमने उसको क्लिपबोर्ड और कागज़ दिया। मैंने कहा जो ज़िंदगी में तुम्हें बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, ख्वाहिशें, वो लिख दो, एनी 10 थिंग्स। और वो एक ऐसी 10 चीज़ लिख दो जो तुम्हें बहुत बुरी लगती है, जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती हैं उसको सबसे ऊपर लिखो। उसने कुछ कुछ उर्दू में अपने हिसाब से लिखा। तो हमारे उर्दू जानने वाले लड़के थे, उनसे मैंने ट्रांसलेट करा लिया तुरंत। तो उसने मोस्ट डिसलाइक्ड थिंग में ये लिखा था, फर्स्ट चीज़ लिखा था कि आई डोंट लाइक टू बी स्ट्रिप्ड ऑफ। ये मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी नापसंद है। तो मैंने टिक किया। हमने कहा वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो बड़ा शॉक्ड हो गया, बोला साहब गोली मार दो लेकिन ये काम मत करो। मैंने कहा विल नॉट अलाउ यू टू डाई, विल कीप यू अलाइव, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। कहा फिर आपने मेरे से लिखवाया। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ विशेष पूरा करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। मैंने कहा आई हैव टू बी रियली टफ विद यू, देन ओनली विल कम आउट। वी स्टार्टेड व्हाट वी वांटेड। फिर एक स्टेज आई कि उसको हमें ब्रेक करना था, हमें क्लू ढूंढना था ब्रेक करने के लिए। इंटरोगेशन काफी इंटरोगेशन, हाँ बहुत टफ काम है वो प्रोसेस ही पूरा टफ है, और वो भी लेयर्ड है। मैंने यू हैव टू गो एट दिस लेयर, देन दिस लेयर, देन दिस लेयर। एक जगह उसको स्लिप ऑफ टंग में उसने अपना कोड 07 बोला कि मुझे 07 कहते हैं। वायरलेस सेट्स होते थे इनसे जब्त किए हुए, टेररिस्ट आपस में बात करते थे, तो वो जो बात करते थे उसको हम लोग एक रजिस्टर में लिखते रहते थे। तो उसमें एक किलिंग 4 दिन पहले इसने की थी आर्मी के 2 लड़कों की 07 में। तो वो ये जाते जाते गाजी बाबा को वायरलेस सेट पे कॉम्प्लायंस दे रहा था कि 07 फॉर 39 मुर्गा टपका दिया ओवर। तो हम लोगों ने लिख लिया कि 07 है कोई बोलने वाला जो ये बात बोल रहा है। तो उसने बोला सर अगर 07 है तो ये अंसार भाई है। तो हमने बोला कि भाई देखो तुमने 3 दिन पहले 2 आर्मी वालों को मारा है और इतने बज के इतने मिनट में मारा है, और तुम शमशान की तरफ भागे हो। भागते समय तुमने ये नरेशंस किए हैं, मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है। वहाँ वो ब्रेक हो गया। उसने बोला हाँ सर मैंने मारा है। तो जब इसने पूरी कहानी बताई तो हमारी स्टोरी से मैच कर गई। तो हमने बोला कि जो तुम्हारा अड्डा वो कहाँ है? उसने बोला सर यहीं डाउनटाउन में है। तो हमने कहा वहीं से शुरू करते हैं, श्री गणेशाय नमः वहीं शुरू करते हैं। 28 की रात की बात है। तो रात को हमने तैयारी करी। देन ही टोल्ड कि वी आर 2 पाकिस्तानीज स्टेइंग इन द सेम प्लेस। अगर मेरा दूसरा जो पेयर पाकिस्तानी होगा तो इनकाउंटर ज़रूर होगा। हम लोग गए, घर घेरे, अंदर घुसे और इनकाउंटर हुआ नहीं, यानी कोई हमें फायरिंग हमारे ऊपर नहीं आई। इनकाउंटर होगा नहीं होगा हमें तभी पता लगेगा जब गोली आएगी। अब गोली आएगी तो पता लगेगा, और कोई तरीका तो होता नहीं था भाई अंदर कोई है कि नहीं। तो वो एक बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड किचन था जिसके अंडरग्राउंड में एक चैम्बर बना हुआ था, और उसमें घुसने का रास्ता कौन सा था? वॉल के साथ बड़ा ह्यूज साइज का स्पीकर रखा हुआ था।
तो स्पीकर हमने हटाया तो उसके पीछे कोलैप्सेबल शटर बने हुए थे, यानी शटर हिंज पे बने थे और उसके साथ स्टेयर थी, आप नीचे चले जाइए और सामने आप स्पीकर ह्यूज साइज के रख दीजिए। स्पीकर हटाया हमने, हम नीचे गए और क्या बड़ी आर्मरी थी, कंप्लीट जैश मोहम्मद का आर्मरी था वो। इतने वेपन मिले, दिल्ली का मैप, कैश, आईडी, RDX, AK-47, एंटी टैंक ग्रेनेड्स, मतलब बहुत ह्यूज रिकवरी हुई। पूरा सामान हम निकाल के लाए, जिप्सी में हमने लोड किया और जिप्सी में पीछे कोई बैठ नहीं सकता था। चलते चलते हमने उस मकान मालिक को भी पिक कर लिया जिसके घर से ये हुआ। तो मकान मालिक ज़्यादा इंट्रोगेशन झेलने वाला आदमी था नहीं, तो वो गाड़ी में बैठे बैठे ही ब्रेक कर गया 5 मिनट के अंदर ही। उसने कहा साहब, मैंने कहा जनाब आपके घर से इतने खूबसूरत तहखाना मिला है, इसमें 2 पाकिस्तानी रह रहे हैं, हथियार इसमें इतना है कि गाड़ी में जगह नहीं है, आपकी तारीफ़ क्या है। फिर उसने बताया कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 6 लाख रुपए में घर रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री पेपर मेरे पास है, फंडिंग इन्होंने की है, उसके एवज में हमारे घर को ये टेररिज्म एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। बड़ा आराम से बताया वो, जैसे बड़ी कोई नॉर्मल बात हुई हो। और वो लोकल कश्मीरी था, सिंचाई विभाग में क्लर्क था। तो उसने कहा सर मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि जो साइंटिफिकली डिज़ाइन करता है ऐसा हाइड आउट, उस कारपेंटर का आपको मैं डिटेल दे सकता हूँ। मैंने कहा दो। डिटेल देने के बाद हम रात को हमने रेड किया और कोकरनाग एरिया से, वो सेम एरिया जहाँ पहलगांव के ऊपर 80 किलोमीटर दूर, रात को 5 बजे हमने उसको उठा लिया। उसका इंट्रोगेशन हुआ पूरे 29 तारीख को। ही डिड नॉट बज, कुछ नहीं, वो बोला भी नहीं कि क्या किया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे पास मकान मालिक है ऑलरेडी। एक सेल में पाकिस्तानी बंद है, एक सेल में मकान मालिक बंद है और एक में कारपेंटर। तो जब दोनों को आमने सामने किया तो कारपेंटर ब्रेक कर गया। उसने बोला सर मैंने बनाया है। मैं कितनी बनाया है? कैसा? बहुत ज़्यादा, 8-10 बनाई है हमने, लेकिन हमको याद नहीं है वो जगह। कैसे याद नहीं है? कह रहे सर ये लोग आँख पे पट्टी बांध के लाते थे और काम कराते थे। जितने दिन काम करने होता था वो घर में ही रखते थे, हमको बाहर नहीं जाने देते थे और बाद में लोग पट्टी बांध के ही छोड़ आते थे। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बनाया कहाँ इसका मुझे कोई इल्म। हमने और फिर उसको कुरेदा, कहा हमको एक जगह याद है। वो कौन सी जगह है? कह रहे सर वो जगह डाउनटाउन में ही सीमेंट ब्रिज के पास नूरबाग के अंदर है। कैसे पता? कह रहा सर मैं स्मोकिंग करता हूँ, मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी। उस समय ये लोग लूजली ऑब्जर्व कर रहे थे मुझको, तो मैं थोड़ा मौका देख के नीचे गया और ढूंढते ढाड़ते खोखे में गया, सिगरेट खरीदी। तो मुझे पूरा वो एरिया पता है, नूरबाग का एरिया है, झेलम के किनारे घर है, गली वली हमको पूरा याद है। हमने कहा ठीक है वहीं शुरू करते हैं। को दिल्ली तक पता लग गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट बताना पड़ता है। और आप ही इसको लीड कर रहे थे? लीड कर रहा था, मैं ही इंचार्ज था। तो मैंने कहा मेरा 2 ऑपरेशन फेल हो गया अर्ली इवनिंग के नाते। तो हमने कहा नहीं, रुक के चलते हैं। कब चलेंगे? तो 3:30 डिसाइड हुआ कि 29/30 के 3:30 चलेंगे, आधी रात को। आधी रात के 2.5 घंटे बाद, अर्ली मॉर्निंग। मैं भी आ गया घर में, वाइफ थी, बताया वाइफ तो बोली को? मतलब इनको मेरे रूटीन से पता लग जाता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर ही घर था, करीब 50 मीटर पे घर था। तो इनसे मैंने बोला यार कि बड़ा टफ है, आज नाइट में 3:30 जाना है। तो इन्होंने बोला कि तीज का व्रत है हमारा, तो चलो आप आ जाना तो मंदिर जाएंगे। हमारे यहाँ तीज का व्रत बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है और लेडीज़ जनरली विदाउट टेकिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर रहती हैं। तीज का अगले दिन व्रत था, तो मैंने कहा आप जो है आप आज तो जल्दी आ जाना। उससे पहले ये लोग 4 दिन सोए ही नहीं थे। कोई पाकिस्तानी पकड़े थे आतंकवादी, तो पाकिस्तानी पकड़ने के बाद इन्होंने 4-5 दिन से कंटिन्यूअस ये लोग जगते रहे, सोते ही नहीं थे। तो लास्ट मैंने ही बोला, मैंने कहा ठीक है, कुछ भी करने से पहले एक बार बीवी बच्चों को याद कर लेना, ये बात मैंने बोला। 3:30 थोड़ी आंख लग गई तो अचानक फ़ोन आया मेरे पास इंटरकॉम पे कि सर हम लोग तैयार हैं। तो मेरी नींद खुली, क्योंकि कई दिन से सोए नहीं थे हम लोग। तैयार हुआ, मैं नीचे आया, गाड़ी में बैठा, तो मेरी जैकेट रह गई थी घर में। मेरे साथ कांस्टेबल बलबीर था, तो मैंने कहा मेरी जैकेट लेते आओ ऊपर से। तो हमने कहा गाड़ी से नहीं चलेंगे, पैदल चलेंगे, गाड़ी की लाइट जलती है तो, और पैरों का आवाज़ नहीं करना, जूते का, राइफल चेन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। 2 रिंग हम बनाते हैं,
एक रिंग से अगर टेररिस्ट भागे तो दूसरा रिंग दे कैन टेक केयर ऑफ द स्केपिंग टेररिस्ट। और ठीक उस मकान को हमने करीब 4 बजने में 10-5 मिनट पहले घेर लिया। लाइट जली और बुझ गई। तो दैट वाज वन थिंग वेरी अनयूजुअल। तो ग्राउंड फ्लोर हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद उसमें कुछ लेडीज़ बच्चे थे तो उनको एक कमरे में आइसोलेट कर दिया। फर्स्ट फ्लोर मैं चढ़ा। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते उसमें सीढ़ी से एक लेडी एक बच्चा लेके आ रही थी। तो हमने सोचा शायद फर्स्ट फ्लोर पर सोई होगी, आवाज़ हुआ है तो नीचे आ रही है। मैंने कहा तुम भी इसी रूम में चली जाओ, बिकॉज वी वांटेड द एरिया क्लियर। आइसोलेट किया, इनकाउंटर हो तो ये कम से कम सेफ रहे। और इस पूरे इनकाउंटर के बाद उसमें सब लोग सेफ रहे। उसमें सिंगल आदमी को गोली नहीं लगी थी। फर्स्ट फ्लोर क्लियर किया, कुछ नहीं मिला। सेकंड फ्लोर हमने क्लियर किया, रज़ाई गद्दे के पाइल्ड अप कुछ मिलते थे, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। टॉप फ्लोर पे जब गए जिसमें लाइट जली थी तो उसमें अंधेरा था। अंदर घुसते समय वॉल को टटोल के हम लोगों ने जो उसका इलेक्ट्रिक पॉइंट था ऑन किया तो रोशनी हो गई कमरे में। आई थिंक इसी साइज़ का रहा होगा। तो लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं, नो ट्रेस ऑफ एनी पर्सन। कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ भी नहीं थी, जूता, चप्पल, गमछा, रज़ाई, शाल, कांगड़ी, कोई गिलास, कप, कुछ तो इंडिकेशंस मिलना चाहिए, बट इट वाज टोटली एम्प्टी। दिमाग हमारा ठनका। हमने कहा लगता है या तो गलत जगह पे आ गए। अब ये चीज़ करने में हमको 2 मिनट 3 मिनट जो भी लगा हो, उसके बाद कारपेंटर की हमने थोड़ी उसका स्क्रू टाइट किया। कारपेंटर साथ में ले गए थे हम लोग उसको, बट वो बोल नहीं रहा था। उसका स्क्रू टाइट किया तो उसने एक साइड के वॉल में बड़ा अनयूजुअली बिग साइज का ग्लास फिटेड था। उसने ग्लास के तरफ इशारा किया। वो ग्लास के तरफ जो उसने इशारा किया तो ग्लास को हम लोगों ने देखा। देखने के बाद कुछ समझ नहीं आया कि उसके नीचे ट्रे एक लगा हुआ था, ड्रेसिंग मिरर, बट आईना थोड़ा अनयूजुअली बड़ा था। अब उसका हिंज कहाँ था, क्या ओपनिंग थी, वो तो आइडिया नहीं लगा। तो उसमें पाउडर, कंघी, कुछ परफ्यूम्स रखे थे। तो हमारे बीनू चंद्र ने कंघी लेके बाल भी ठीक किया। एंड वी वर 5-6 इंच अवे फ्रॉम द डेथ। उसी ग्लास के पीछे गाजी बाबा बैठा हुआ था। एंड वन अनदर पाकिस्तानी, बोथ वेर सीइंग अस ऑन CCTV विथ नाइट विजन डिवाइस ऑन देयर मॉनिटर। हमको ये बात का इल्म ही नहीं था कि उसमें CCTV उसने फिट कर रखा है। शायद इतनी जानकारी ना होना भी हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट था। आप ओपनली किसी रेड करके किसी के चैम्बर में घुस रहे हैं, आर्म टेररिस्ट हैं, CCTV पे आपको एक सेकंड वो देख रहा है, तो शायद ये एक फियर फैक्टर भी हो सकता था। ये हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी कुछ चेंज हो जाती, नहीं चेंज हो जाती तो वो जो फायर करता उससे हमारा बड़ा नुकसान होता। मारा तो वो भी चाहता, बट हमारे एट द कास्ट ऑफ सम लाइफ्स। ने ग्लास पे इशारा किया तो उसको ग्लास को सीधे बैंग तोड़ा विदाउट रियलाइजिंग कि क्या होगा पीछे। तोड़ने के बाद हमारा स्वागत जो है ग्रेनेड से हुआ। बड़म बड़म कंटिन्यूअस शुरू किया ग्रेनेड। हम 9 लोग थे। 9 में 2 तो सीढ़ी में, कुछ सीढ़ी में भी रुक गए स्टेप्स पे। 7 हम अंदर थे। 7 में ग्रेनेड के साथ जब उसने गाजी बाबा ने फायर किया तो पहला बस तो लग गया बलबीर कांस्टेबल को, जिसने मेरी जैकेट घर में से लाके वाइफ ने दिया था। शी रिमेंबर सर, उसको लास्ट इन्हीं को याद है। वो गिर गया, मैं उसको गिरते देखा। तो जैकेट लेने वो लड़का आया, आंटी जैकेट दे दो, तो मैंने वो जैकेट दिया। वो लड़का भी फिर वापस नहीं, वो भी नहीं आया वापस। उसका भी डेथ हो गया वही उसी इनकाउंटर। रिएक्शनरी फायर और जो उसके ग्रेनेड्स थे, ग्रेनेड से हमारे 4 लोग इंजर्ड हो गए। एक बंगाली कांस्टेबल हमारा था नीलकमल, उसके हाथ में एक गोली लगी और एक उसको चेस्ट में लगी। तो शोल्डर वाली तो फाड़ के निकल गई, हाथ में एक उसकी उंगली उड़ गई, उसको भी निकलना पड़ा। लास्ट में हम 3 लोग अंदर बचे, मैं, MR बीनू चंद्रन, CP त्रिवेदी। तो ये सारा प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहा है। तो मैंने जो फायर किया या जो मैंने रिएक्शन किया, मैं तो बिल्कुल ग्लास के सामने था। तो मेरे फर्स्ट सेट ऑफ फायर में एक आदमी ऐसे लटका हुआ, हमें धुएं का गुबार था। कौन लटका हुआ था, जो गिरा वो कौन है मुझे तब नहीं पता लगा। लेकिन उसके अगले ठीक उसी के बाद मुझे एक कंप्लीट बस्ट मेरे हाथ में आया। उसका जो दूसरा पाकिस्तानी था राशिद भाई,
वो हाथ में जब बस्ट लगा मुझे तो हाथ मेरा लटक गया, तो मेरी राइफल हाथ। बस्ट लगा मतलब? बस्ट इसमें ऑटोमेटिक मोड में जब फायर करते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसका एक सेवर मोड होता है, एक ऑटोमेटिक जो भी होता हो, तो AK-47 में 2 मोड है। एक सिंगल राउंड फायर, ट्रिगर दबाएंगे तो 1 राउंड निकलेगा, एक है ऑटोमेटिक, ट्रिगर दबाएंगे तो जब तक दबाए रहेंगे पूरा बस्ट निकलेगा। क्या गोली लगी, कितनी लगी, तब मुझे इल्म नहीं हुआ, हाथ मेरा लटक गया और राइफल नीचे गिर गई। लेकिन मेरे पास पिस्टल था, मेरे पास 2 वेपन था। वो भी लेफ्ट हैंड, अब ये आपका राइट हैंड? ये राइट है। पिस्टल मेरे पास लेफ्ट होल्स्टर में थी। इसके लटकने के बाद तो मुझे लगा कि बाकी कितनी गोली लगी मुझे उस समय नहीं पता लगा, मुझे खाली इसी गोली का इल्म हुआ, बाकी कोई इंजरी मुझे नहीं मालूम। इसके लटकने के बाद फिर मैं ये सोचा कि अगर मैं रुकता हूँ आगे क्या होता कुछ पता नहीं लग रहा है, और भी टेररिस्ट कितने मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि असलियत ये थी कि वो 2 ही थे। तो मैंने उस राइफल को बाएं हाथ से उठाया क्योंकि ये हाथ तो काम ही नहीं कर रहा था, और मैं सीढ़ी पकड़ा, सीढ़ी से मैं नीचे आने की कोशिश की, तब तक एक ग्रेनेड भी ब्लास्ट हुआ। तो ग्रेनेड मेरे फिंगर में लगा था, एक ही छर्रा लगा था। नीचे आते आते फिर मैं सेकंड फ्लोर पर आया, फर्स्ट फ्लोर पर आया, फिर नीचे लड़कों ने मुझे थोड़ा सहारा दिया। तो मैंने बोला कि टेररिस्ट अंदर हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता। एक बलबीर को गोली लग गई है, मुझे B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो, घर को नहीं छोड़ना, और त्रिवेदी और बीनू भी ट्रैप्ड हैं, उनका क्या फेट है मुझे अभी बोल नहीं सकता। मैं एक को मरे हुए देखा हूँ, एक टेररिस्ट को। तो हिमांशु ने बोला सर दूसरा जंप किया है टेरेस से, उसको मार दिया हमने। यानी राशिद भाई ने फायर किया, फायर करके वो जंप किया, एक साइड में टेरेस था, पेंट्री साइड में, तो उसको नीचे के कार्डन ने मार दिया गोली। तो गाजी बाबा तो उसके एग्जिट पे मरा हुआ पाया गया, और वहाँ, लेकिन ये तब मुझे नहीं पता कौन मरा, जिसका नाम क्या है, हमारे तरफ से कितने लोग का कैजुअल्टी हुआ। तो इन्होंने मुझे जिप्सी में डाला, बोले कि सर बाकी सबको तो मैंने इवैक्यूएट कर दिया है। और मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज टॉकिंग, दाहिने पैर में सुनापन था लेकिन बहुत फील नहीं हो रहा था। फिर मैं मेडिकल कॉलेज वहाँ से इवैक्यूएट हुआ, ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर ही था। वहाँ जब उन्होंने मेरी बॉडी एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा कि आपके बॉडी पर 7-8 शॉट लगे हैं, और एक गोली पेट में लगी है, और जो पेट के अंदर है, और हैमरेज हो रहा है। तो मैं इसके लिए परेशान था क्योंकि ये तो टोटली लटक गया था, लेकिन उनकी चिंता पेट के लिए थी। तो दे टोल्ड कि आई विल ऑपरेट यू। मैंने कहा नहीं, मुझे आप मिलिट्री हॉस्पिटल भेजो, मैं यहाँ सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो मुझे उसके अलग रीज़न थे मैंने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि अलउमर का एक टेररिस्ट टोटल मॉड्यूल, 15 लोगों का मॉड्यूल मैंने उसी मेडिकल कॉलेज से ही बस्ट किया था, उसके किचन से। वो बस्ट किए हुए 1 आध महीना ही हुए थे। वो बड़ा अच्छा ऑपरेशन था, कैटेगरी 1 टेररिस्ट मारा भी गया था, वो मेडिकल कॉलेज से ही चल रहा था। मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में पेशेंट का खाना बनाने का किचन था, उस किचन से ही टोटल चीज चलाई जा रही थी। और वो 1 महीने पहले हुआ था, वो बड़ी अच्छी अलग स्टोरी है। तो फिर मैं इवैक्यूएट हुआ, मिलिट्री हॉस्पिटल गया, वहाँ उन्होंने मुझे ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद अगले दिन 30 तारीख को मुझे करीब 10-11 बजे मैं एनेस्थीसिया से जब वापस आया, तब देखा कि 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, डायरेक्टर जनरल BSF अजय राज शर्मा और मेरी वाइफ तीनों ICU के गेट पे खड़े हैं। फिर DG आया अंदर, DG ने बोला कि वी आर वेरी सॉरी दैट यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, बट आई हैव डिस्कस विद द डॉक्टर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली योर लाइफ विल बी सेव्ड, कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने बोला कांग्रेचुलेशंस किस लिए दे रहे हैं, व्हाट हैपेंड? देन ही टोल्ड कि गाजी वाज द हिस्ट्री एंड you made proud all of us, we are so happy। तब मुझे पहला बार इल्म हुआ कि जो मारा गया वो गाजी बाबा था, क्योंकि आइडेंटिटी तो कुछ पता नहीं थी। तो मेरा उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। मेरा अगला सवाल था कि हाउ आर माई कोलीग्स। तो बोले बलबीर को हम नहीं बचा सके, बट योर ऑल अदर कोलीग्स आर आउट ऑफ डेंजर एंड दे आर एडमिटेड इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। उनकी कंडीशन सबकी स्टेबल है, कई तो डिस्चार्ज होकर चले भी गए। बीनू चंद्रन और त्रिवेदी एडमिट हैं, और नीलकमल दास। तब मुझे पहली बार पता लगा कि द टेररिस्ट हु वाज किल्ड वाज गाजी बाबा। कितनी गोलियां आपको लगी थी? ये राइट लेग में ये शॉट लगा था, आप ये देख सकते हैं, ये गोली लगी थी। ओके।
ये शॉट लगा है, ये गोली लगी है राइट लेग का। अच्छा। और ये यहाँ पैर पे, वो तो 22 साल हो गया पुराना, हाँ जी। तो ये तो ट्राउजर पे था। जो पेट में लगी थी गोली, राइट साइड से गोली घुसी है, देखिए ये। हाँ जी। और ये गोली अभी भी लॉज्ड है पेट में, ये है ये लॉज्ड है पेट लॉज्ड में, है मतलब अंदर। अभी ये गोली तक निकली नहीं, हाँ है अंदर ही है। मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगा, एक्सरे प्लेट इसका। माय गॉड, पर वो फिर निकाली क्यों नहीं? नहीं, वो बहुत उटपटांग जगह फंसी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने बोला लेट इट रेस्ट टिल यू कैरी इट विद सावनियर, और उसी को चक्कर में देखिए कंप्लीट स्टमक ये ओ माय पूरा गॉड। ये स्कार यहाँ से देखिए, ये देखिए लास्ट टांका ये है, इतना बड़ा स्कार है। तो यहाँ आपको गोलियां लगी नहीं, थी? जो अंदर गई हाँ। तो उसमें हेमरेज हो रहा था, तो उन्होंने एब्डामेन खोला और इसको ऑपरेट किया। और बैगेज एक्सटर्नल बैगेज पे था मैं 1 साल तक, यानी मेरा स्टूल बैगेज से होता था, बाकी रूट बंद था। और ये था, और जो सबसे ज़्यादा ये जो फाड़ के गई है, उठाना इसके थोड़ा सा आप, ये देखिए ये जो ये फाड़ के गया, और ये देख रहे हैं ना हाँ जी, हाँ चेस्ट जी। वाला पार्ट, ये स्टिचेज जो लगे हुए हैं, ये वो है जो मैं आपको ये बोलता हूँ कि दाहिने साइड से जो निकली, ये वाले, ये फाड़ के। ओ माय गॉड सर। ये सब शॉट्स हैं। पहना था मेडल, और ये पीछे का होल देखिए इसका। तो ये तो आपके चेस्ट पर लगी होगी। हाँ, यहाँ लगा। जैकेट थी जो उसके ऊपर जो थी, कांस्टेबल हाँ, बलबीर जो लाए कांस्टेबल थे। बलबीर ने हमको हैंडओवर किया। तो इसमें देख सकती हैं कि पेट वाली जो मैंने शर्ट में दिखाया वो ये है, हाँ ये जी, गोली है। और जो बाजू वाला दाहिना है, ये जो शटर्ड हुआ, हाँ जी। वो ये है। ये देखिए पीछे ये है। अबे पता नहीं, या तो शर्ट एक कमीज लूज रही होगी तो ये निकल गई, और ये चेस्ट पे जो लगी वो ये है, चेस्ट वाला ये है, और पीछे फाड़ के ये निकला थ्रू एंड थ्रू। लूज होती है ना, ये शर्ट लूज होती है, नहीं शरीर से 4-5 इंच लूज पार्ट में होती है, तो ये जो शॉट लगा इसने डिफ्लेक्ट किया यहाँ। और उसके बाद तो फिर उन्होंने साल्वेज ऑपरेशन किया, मकान के अंदर रेडिंग पार्टी घुसी, उन्होंने एक कमरे सर्च किए। ऊपर गाजी बाबा की डेड बॉडी मिली, हमारे कांस्टेबल बलबीर की डेड बॉडी मिली, और त्रिवेदी और बीनू जो ट्रैप्ड थे वो भी रेस्क्यू हो गए सेफली। और राशिद भाई की डेड बॉडी दूसरे पाकिस्तानी की टेरेस में मिली, और तीसरा पाकिस्तानी तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, अंसार भाई। और 3 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट एक ऑपरेशन में। वाह। फिर तो शोर मच गया, हल्ला मच गया। फिर वो जी न्यूज़ रिपोर्टर ने आके बॉडी की पहचान करी, जिसने इंटरव्यू लिया था गाजी बाबा का, और गाजी बाबा के वायरलेस सेट से भी इंटरसेप्शन आ गया था। जो हमने घेरा लगाया, उसने वायरलेस सेट से मैसेज पास कर दिया था कि 39 इज़ अंडर सीज। माइक चार्ली होता है जो मास्टर कंट्रोल इनका पीओके में, उस वायरलेस सेट को इंटरसेप्ट किया था इंटेलिजेंस एजेंसी ने। तो उसका कंफर्मेशन हुआ, डेड बॉडी का पूरा कंफर्मेशन के बाद तब बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया 30 को और ऐलान किया, और उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फिर बयान दिया अडवाणी जी ने कि वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट बीएसएफ हैज़ किल्ड गाजी बाबा, द मेन कॉन्स्पिरेटर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, जबकि यूएसए अभी भी ओसामा बिन लादेन को खोज रहा है। In the morning at 3:30, the information we got was about Ghazi Baba and 4 others, and that is how we reacted. तब तक ओसामा बिन लादेन मारा नहीं गया था, तो 2011 में मारा गया है, और WTO पर अटैक तो 2001 में हो चुका था। तो इस हिसाब से ये इस ऑपरेशन को काउंटर टेररिज्म का बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया था। किसी भी सिविलियन को एक सिंगल गोली नहीं लगी थी। डाउनटाउन के इनकाउंटर में हमारी एक शहादत हुई, हमारे पाकिस्तानी देखा जाए तो 3 गाजी बाबा को एलिमिनेट किया, और इसमें 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, क्योंकि 71 वार में भी एक ऑपरेशन में 12 गैलेंट्री अवार्ड कभी नहीं मिले थे, जिसमें एक कीर्ति चक्र शांति काल का 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मुझे मिला, डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र मिला बलबीर सिंह, शहीद बलबीर सिंह को, और बाकी 10 अफसरों को, जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया। आप कितने टाइम तक अस्पताल में भर्ती थे? मैं 30 अगस्त को गोली लगी, 30 अगस्त से लेके 8 या 9 सितंबर तक तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर था। उसके बाद उन्होंने बाय एयर इवैक्यूएट किया मुझे दिल्ली। तो वही एयर इंडिया की 12 सीट खोल के स्ट्रेचर लंबा करके फ्लोर पे स्ट्रेचर के डंडे को बांध के
मैं लाइंग पोजीशन में ही इवैक्यूएट हुआ था और यूरिन कैथेटर लगा हुआ। और फिर एयर इंडिया ने 2 छोटी छोटी तकिया दी, मुझे अभी भी याद है, मैंने सोवेनियर रखा हुआ है। तब दिल्ली में एरो ब्रिज नहीं होता था, तो वो किसी तरह से हमको निकाला गया, सीढ़ियों से उतरते थे। यहाँ मैं एडमिट हुआ और मैं जाके डिस्चार्ज हुआ 15 दिसंबर को उसी साल। वो भी डिस्चार्ज हुआ मैं करीब 15-20 दिन के लिए। दोबारा मैं जनवरी 2004 में फिर भर्ती हुआ और ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद जो ये इंटेस्टाइन की जब कंडीशन बहुत ख़राब होने लगी तो मैं 2005 में भी एडमिट हुआ, 2006 में मैं 6-7 बार एडमिट हुआ। तो मेरी इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन हो गया था। इम्यूनिटी लेवल के था कि 6 पॉइंट कुछ हेमोग्लोबिन चला गया था, कुछ खा नहीं सकता था मैं। 2007 में डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि आपकी बड़ी आंत निकालनी पड़ेगी, यानी कोलोन आपको निकालना पड़ेगा, और कोलोन हम नहीं निकालेंगे तो नहीं बच सकते। कोलोन निकालने का कॉन्सिक्वेंस है कि पूरी लाइफ आपको बैगेज पे, इलियल पाउच पे रहना पड़ेगा। पहले हम एक्सटर्नल बैगेज पे रखेंगे, 3 स्टेज सर्जरी है। उसके बाद आपको हम रेस्टोर करेंगे एक्चुअल रूट, लेकिन उसमें भी कितना अच्छा रिजल्ट आएगा हम बता नहीं सकते। मैंने न्यूरोलॉजिकल पेन की जब चर्चा करते तो बोलते थे वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, यू लिव विद पेन। तो 2007 में मेरी 3 स्टेज सर्जरी हुई और लास्ट में 19 दिसंबर 2007 में डिस्चार्ज हुआ एम्स से। और मेरा रिज़ल्ट लास्ट में ही रहा कि 15 से 16 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है आज भी। और ये मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। रिटेंशन प्रॉब्लम है और पाउचाइटिस है, पाउच जो अंदर पेट के अंदर बना है जो दिख नहीं रहा है, तो उसी के साथ मैं रह रहा हूँ। और न्यूरोलॉजिकल पेन जो दाहिने पैर में है, इसका उन्होंने बहुत कोशिश किया, यानी डेपोमेड्रॉल, हमारे पेन क्लिनिक में एम्स में बहुत ट्रायल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इससे मुझको फ़ायदा हुआ नहीं। तो 2010 के बाद मैंने दवा बंद कर दी, कोई दवा नहीं खाता 15 साल से। पर आपको कोई पेन है? फुल पेन है, कंप्लीट इस पैर में पेन है। इस पैर में उतना पेन है कि अगर किसी को हो तो उसको डिक्लोफेनिक इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बट वो पेन ऑलरेडी मेरे टॉलरेंस का पार्ट बन गया है, वो मेरे किसी एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता। आई हैव अडॉप्टेड दैट पेन एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। और पेट का जो इशू है वो वही है, रिटेंशन प्रॉब्लम। हाथ से मैं लिमिटेड काम कर लेता हूँ क्योंकि इसमें सुपनेशन पोनेशन नहीं है, जैसे रोटेशनल नहीं है कलाई, ये इफेक्ट नहीं है इसमें। बट इसी मॉडिफाइड हाथ से मैंने अभी टेनिस खेलना शुरू किया है, वापस रिज्यूम करना। तो यहाँ अंदर बच्चे हैं तो मैं उसके टेनिस रैकेट के हैंडल को थोड़ा मोटा कर लिया हूँ लपेट के, तो 3 उंगली से थोड़ा ग्रिप आ जाता है। तो बैक हैंड फोर हैंड थोड़ा कोशिश करता हूँ टाइम पास के लिए। ये प्लेटेड है हाथ, ये कोहनी आप देख सकती हैं, 2 प्लेट है, 12 स्क्रू हैं। और इसमें भी सबक्यूटेनियस बॉयल हो जाता है, कभी कभी रगड़ लगता है तो यहाँ पस का पूरा बैलून बन जाता है, फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। अभी इस साल भी हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था। सर आप कांस्टेंट पेन में रहते हैं, आपके अंदर एक गोली है, पर आज भी जब आप मुझे वो वर्दी दिखा रहे हैं जिसमें गोलियां हैं, मुझे उसमें कोई पिट्टी या विक्टिम नहीं दिख रहा, आप बहुत प्राइड से दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राइड तो है, क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये तो इनकॉन्सिक्वेंस हुआ है ना। आप इतने बड़े आतंकवादी के इनकाउंटर के लिए उसके माद में घुसते हैं, तो ये तो मान के चलिए कि वहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर होगा। गाजी बाबा कोई सरेंडर करने वाला टेररिस्ट नहीं था, तो एक्सचेंज ऑफ फायर होगा तो आपको भी रेडी रहना है, आपको भी मानसिक रूप से तैयार होना है कि आपको गोली लग सकती है। अभी अलग बात है कि मुझे नंबर ऑफ बुलेट्स ज़्यादा लगे, लेकिन जो कहते हैं ना प्राइड की बात की, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्राइड दिखाने के लिए मैं ज़िंदा हूँ, ये अपने आप में बड़ी खुशी है। आप देखिए ना कि मैं इस समय स्टोरी नरेट करने के लिए नहीं होता, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने ये किया, बट दे आर नॉट अवेलेबल विद अस टू रिकॉल देयर स्टोरी ऑफ वैलर। तो मैं इसी से बहुत खुश रहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं कभी नहीं बैठा, मैंने पूरी मेडिकल लीव भी नौकरी में अवेल नहीं की। मैं इस हालत में भी ऑफिस अटेंड करता था। मैं अपने ऑफिस के अंदर मैंने एक बेंच बना रखा था, उस पर तकिया लगा के मैं इंट्रावेनस ऑफिस में ही ले लेता था। जब पूरा ड्रिप ख़त्म हो जाता था तो मैं अपना काम करना शुरू कर देता था। और इतनी इंजरी और डिसेबिलिटी के बाद मैंने जनवरी 2009 में NIA ज्वाइन किया, 9 साल रहा मैं। तो मैं वहाँ भी काफ़ी एंटी टेरर ऑपरेशन में रहा, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा लंबा, तो वहाँ भी काम बहुत ज़्यादा था। मैं वॉक करता हूँ,
खूब ट्रैवल करता हूँ, खूब मिलता जुलता हूँ, कोई सोशल फंक्शन किसी का नहीं छोड़ता, शादी ब्याह किसी का नहीं छोड़ता, किसी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता, मैं बैठता ही नहीं घर। तो मेरा ट्रैवलिंग खूब अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग घूमना अच्छा लगता है। 12 बजे रात को, अभी मैं कल मथुरा से गाड़ी चला के लौटा हूँ इसी पैर से, My जो कि God. पैर मेरा चलता भी नहीं था। ये डेड था, पैर एकदम डेड था। ये फुटफॉल था, मेरे अंगूठे को उठाएंगे तो पैर गिर जाता था क्योंकि फेमरल नर्व चली गई। इसको खाली फिजियोथेरेपी से ठीक किया मैंने और अभी इसको पूरा यूज़ करता हूँ मैं हाफ एयरटेल मैराथन हाफ दौड़ा हूँ इंजरी के बाद। Really? मेरे पास सर्टिफिकेट है, आपको दिखाता हूँ। डिसेबल्ड कैटेगरी का मैराथन जो कि 10 किलोमीटर होता है, एयरटेल के 2 महीने दौड़े हैं अभी इसी पैर से। अब नहीं, अब तो नहीं दौड़ पाता, दौड़ तो वैसे भी नहीं सकता था चोट के बाद। वॉक करता हूँ 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर रोज चल रहा था। दैट वाज द ऑपरेशन। This is really commendable. This is so commendable, and I would just like to say Jai Hind to you and salute Thank to you you so for much. this. Thank you so much. You covered the entire incident. I mean, अच्छा लगता है रिसाइट करने में, बिकॉज कश्मीर जो मिलेनियम का कश्मीर है 2000 का, 2099, 98, 94, 2001, 2002, दैट वाज वेरी डिफरेंट कश्मीर। और उस कश्मीर को हम आज के जनरेशन के सामने तो अपनी इस नरेशन से ही पेश कर सकते हैं। In your tenure or in your service, आपने कितने टेररिस्ट को पकड़ा है, if I may ask? जो मारे हैं 20-21 मारे हैं। 20-21 टेररिस्ट आपने जिसमें मारे हैं। पाकिस्तानी 1, 2, 5, पाकिस्तानी 7 या 8 पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो बाकी असलहा, बारूद, कंप्लीट आर्मरी, रिकवरी, सीजर और एक्टिव टेररिस्ट को पकड़ने की तो बहुत लिस्ट लंबी है। पूरा टाइप किया हुआ पूरा डेटा मैंने रखा हुआ कंप्लीट, एक फैक्चुअल डेटा। What do you think is the psyche of a terrorist? क्या चाहते हैं वो? टेररिस्ट की साइकी है कि देयर थॉट प्रोसेस इज वेरी लिमिटेड। इनको रेडिकलाइजेशन के समय जब हथियार देके उतारा जाता है तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड होता है और भारत के प्रति इनकी बड़ी डीप शत्रुता है। जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, इंडिया इनका दुश्मन है और सब भारत से ही बने हैं। पाकिस्तान भी तो भारत से ही बना है। कहते हैं ना कि हमको अलग से कंट्री चाहिए, कंट्री तो कभी उनकी थी ही नहीं। ये तो कंट्री सारे भारतवासियों की थी, इसी का हिस्सा तो लेके गए वो। और आज भारत के 3000 इंटू 3200 किलोमीटर का जो भारत का एरिया है उसके अंदर आकर के टेररिज्म फैला रहे हैं। तो इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही छोटा है और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम दीन और इस रेडिकल इस्लाम के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और इसमें कहीं फना हो गए, मारे गए, तो हमारा बड़ा इस्तकबाल होगा, दूसरी दुनिया में हमारा बड़ा स्वागत होगा, 72 हूरें हमारा इंतज़ार करेंगी, वहाँ पे हमें मेहंदी लगाई जाएगी, गुलाब के पानी में नहलाया जाएगा और मतलब हमारी असली दुनिया वहाँ से शुरू होगी। कोई ऐसी कॉमनैलिटी सब टेररिस्ट में जिनसे आपने इंटरैक्ट किया है? या कॉमनैलिटी सबसे बड़ी ये है कि दे सी दी कंप्लीट इंडिया एज देयर एनिमी and the security forces their number one enemy, and they have got a perceived enmity towards the complete population of our country. वो ये जो घृणा है, जो नफरत है, जो इसके प्रति एक उनको मन में अंदर एक बड़े इल फीलिंग है, ये सबके अंदर है। ये तो एक कॉमन फैक्टर है। And you said 7 से 8 थे पाकिस्तानी, बट जो बाकी थे वो सब लोकल टेररिस्ट भी थे। पहलगाम में जब ये हुआ हमला, जी गिवन दैट आप हर टेररिस्ट को नाम से जानते हैं, जी, was there an inkling? क्योंकि अभी तो आप रिटायर्ड हैं, आप जी, सर्विस पर जी, नहीं, जी, पर जब भी आपने जी। ये खबर सुनी तो आपको लगा कि आप इनमें से किसी को जानते होंगे? जो पहलगांव में जिन्होंने टेरर अटैक किया है उनमें से तो मैं नहीं जानता हूँ किसी को। शायद मैं अपने नॉलेज बेस को खंगालूंगा तो कोई मिल सकता है, लेकिन इनमें मैं पर्टिकुलरली किसी के नाम को नहीं जानता था। लेकिन जिस तरह से टीआरएफ ने, टेररिस्ट रेसिस्टेंस फ्रंट लश्कर तोयबा ने इसको क्लेम किया और अपने स्ट्रेटजी के ही तहत कुछ देर बाद उन्होंने क्लेम वापस ले लिया, तो इस टाइप की टेरर किलिंग को मैं जनवरी 2023 से फॉलो कर रहा हूँ। तो 23, 24, 25 ऑलमोस्ट 28 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा क्लियर था कि इसको लश्कर ने मारा है, लश्कर ने किया है। और मेरी समझ से ये सब के सब पाकिस्तानी ही थे।
4 थे मेरी समझ से, 4 या 5 सारे पाकिस्तानी थे। लोकल टेररिस्ट ने सिंपली इनको ओवरग्राउंड सपोर्ट दिया होगा। OGW का जो सपोर्ट है, रेकी, टाइम प्लानिंग, इंफॉर्मेशन, क्या पैटर्न है टूरिस्ट का, स्केप रूट्स क्या हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, ज़रूर है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने रिएक्शन किया है, जो रिटेलिटरी टेरर साइट्स पे अटैक किया है, उसमें बहावलपुर में जो मारे गए हैं उसमें मैं ज़रूर कुछ एक को जानता हूँ, जैसे कि अबू जिंदाल है, ऐसे ही मौलाना मसूद अजहर का एक भतीजा है, उसको भी जानता हूँ कि वो टेरर अटैक में वांटेड था, IC 814 में वांटेड था, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में वांटेड था ये, जिसमें आपने अबू जिंदाल का नाम सुना होगा, जो ज़बीउद्दीन अंसारी के साथ मिल करके कारवाड़ के पास मुंबई के साउथ में, जहाँ से एक समुद्र के किनारे से एक वेपन का कंसाइनमेंट मिला था, पाकिस्तान से आया था, उसके बाद ये पकड़ा गया था और ये भागा हुआ टेररिस्ट है। और जब भी आप इनसे क्वेश्चनिंग करते थे तो आपको क्या पता चलता था, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है या सपोर्टेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट भी है? दे आर कंप्लीटली सपोर्टेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि 100%, क्योंकि द काइंड ऑफ सिलेक्शन, द ट्रेनिंग, ये एक प्लान्ड, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के हिस्से हैं। ये सोलो नहीं है कि किसी ने गन उठाई, उसको शौक आया, लोन उल्फ है, निकल पड़े, नहीं। ये प्रॉपरली टैलेंट हंटिंग है, उसके बाद रेडिकलाइजेशन है, दौराए आम, दौराए ख़ास की ट्रेनिंग किया हुआ है इन्होंने, और इस स्पेशलाइज ट्रेनिंग किए हुए हैं, सारे वेपन की ट्रेनिंग किए हैं, कैंपों में रहे हुए हैं, और लॉन्चिंग बेस से, इन्फिल्ट्रेशन रूट से इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जिनके पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं, जिस पे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ कम्युनिकेट कर रही है। ISI के हैंडलर्स उनके मास्टर्स हैं, ये कमांड वहाँ से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ तो पब्लिक डोमेन में, 26 मुंबई अटैक में सारे आप एविडेंस देख लीजिए। लश्कर तोयबा तो सारा कर रहा था, इसी मुरीदके से कर रहा था। आप अपने काम के दौरान जो फोर्सेस बॉर्डर पर है उनसे भी मिलते थे जी, प्लस ऑफ कोर्स टेररिस्ट इज वेल, और अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो कि कौन टेररिस्ट बनेगा और कौन ऑफिशियली आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, अभी तक हैरानी की बात है, ये पता नहीं लगता कि ये पाकिस्तान आर्मी है और ये टेररिस्ट है। कभी बार पूरी पाकिस्तान आर्मी ही टेररिस्ट लगती है, क्योंकि गाजी बाबा खुद पाकिस्तान आर्मी ISI के मेजर रोल पे था, मेजर रैंक का रोल था इसका। यानी बीइंग अ पर्सन एनरोल्ड एज ए मेजर इन पाकिस्तान आर्मी इज बिकमिंग चीफ ऑपरेशनल कमांडर ऑफ जैश-ए-मोहम्मद इन आवर कंट्री। तो कहने का मतलब यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान आर्मी खुद को आतंकवाद से डिसोसिएट नहीं कर पा रही है, वो कहीं न कहीं उसको अपना असेट मानती है, उसका हिस्सा मानती है, और नहीं होता तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने नमाज जनादा बहावलपुर में देखा था, उसमें पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म में मारे गए टेररिस्ट का नमाज जनाजा अटेंड कर रही है। पाकिस्तान झंडे के अंदर उनकी बॉडी को रैप कर रखा है, एक तरह से नेशनल ऑनर उनको दे रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए टेररिस्ट नहीं है, उनके लिए असेट है, जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर की डिफिनेशन देते हैं। उनकी जो रेगुलर आर्मी में भर्ती होगा वो तो फिर भी उनको क्लेम कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने करगिल में वो भी क्लेम करने से मना कर दिया। जितनी डेड बॉडी इंट्रूडर्स की उन्होंने ली ही नहीं, भारत को सारी बॉडी अपने यहाँ दफन करना पड़ा। मारे गए सैनिकों का ID कार्ड दे करके उनको दिखाया गया कि भाई ये तो आपके हैं, ये रेजिमेंटल नंबर लिखा हुआ है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आपके जवान हैं। बोला नहीं, फर्जी, हमसे लेना देना नहीं है। जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन टू इंटरनेशनल मीडिया कि ये जो इंट्रूड किए थे ये रेगुलर आर्मी नहीं थे, ये नॉन स्टेट एक्टर है हमारे देश में, जिन पे हमारा बहुत कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान यही नैरेटिव तो पब्लिक को देता है। आपका क्या असेसमेंट है ऑनगोइंग सिचुएशन को लेकर? ऑपरेशन सीज फायर, हमारा स्टैंड ये है कि मैं इसको एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई इस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ जो आने वाली चुनौतियाँ। पहला चैलेंज तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो जिहादी टेररिस्ट ऑलरेडी भारत की सीमा में क्रॉस करके आ चुके हैं, जैसे कि पहलगांव के टेररिस्ट जिन्होंने मारा, ये सब तो इधर ही हैं। इनके मास्टर्स और हैंडलर आने वाले टाइम में क्या डायरेक्शन देंगे? क्या वो चुप रहेंगे? मेरी समझ से चुप नहीं रहेंगे। वो अब भी हमारे देश में है, बिल्कुल है। तो एक तो जो ये अंदर आ चुके हैं, इनको कैसे हैंडल करना है और इनकी चुनौतियाँ। दूसरा, इनमें से कुछ लोग होंगे जो सुसाइड अटैक की कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस, जिसके लिए फोर्सेस तैयार भी हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिहाद की फीलिंग अभी और बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है
ये लोग इस ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा रेडिकलाइज करने के लिए अब इस्तेमाल करेंगे। ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे यूथ के अंदर। आपने देखा होगा इनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या बयान था 3 दिन पहले कि ये दीन की लड़ाई है, एक कौम की लड़ाई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कौम, हम कभी कहते हैं हम कौम के लिए लड़ रहे हैं? हम तो कभी नहीं बोलते, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। कुछ टेक अवे जरूर हैं। टेक अवे ये हैं कि भारत ने पहली बार जीरो टॉलरेंस आतंकवाद को डील करने की अपनी एक नई रेखा खींच दी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू पीओके। द मोमेंट वील कम टू नो कि टेररिस्ट इज हाइडिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी, वी विल हिट राइट देयर। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम टेरर साइट्स को अटैक करेंगे। तो टेरर साइट्स अभी खत्म तो हो नहीं गए हैं कि 9 जगह आपने 9 साइट्स में 21 कैंप पे अटैक कर दिया तो सारे टेररिस्ट खत्म हो गए। ऐसा तो कोई मंत्र है नहीं। तो कुल मिला जुला के भारत को अपना एक एग्रेसिव पोस्चर कंटिन्यू करना पड़ेगा और इंटरनली हमें अपने पूरे सिस्टम को टाइट करना पड़ेगा और सरकार के डिसीजन को सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप ड्यूटी पर थे तब आपको सारे टेररिस्ट का अता पता था? बिल्कुल, मैं तो नाम पता थे, ये पता थे, बस वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जिनको पकड़ पाए उनको पकड़ पाए, कुछ ऐसे थे जो नहीं भी पकड़ पाए। और पुलवामा फेज से जब मैं चला तो एसएसपी पुलवामा को मैंने अपनी डायरी गिफ्ट की थी और उन्होंने टेन्योर कंप्लीट करने के बाद मुझे एक डिओ लेटर लिखा था कि नथिंग कुड हैव बीन मोर वैल्यूएबल देन द डायरी विच यू हैंडेड ओवर इन योर डिपार्टिंग मोमेंट्स फ्रॉम पुलवामा। क्योंकि वो डायरी इतनी इन्फॉर्मेटिव थी। तब देखिए लैपटॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज़माना तो था नहीं, सारा हार्ड कॉपी बनाते थे। मेरे पास अभी भी वो दस्तावेज हैं। जब आप उस रात जा भी रहे थे, आप जानते थे कि आपको गोलियां लग सकती है, पर तब भी देश का कोई भी सोल्जर क्यों अपने बारे में नहीं सोचकर दुश्मन के बारे में इतना सोचता है? उसको मारने के पीछे मतलब वो क्या जुनून है? मौत का डर तो सबको होता है, लेकिन एक चीज बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो टाइम था ना, उस टाइम में मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई मौत का फियर नहीं था, रहा होगा, कहीं रहा होगा दिमाग में, लेकिन आज इतना बड़ा ऑपरेशन हमको मिल रहा है। मतलब आज हम स्ट्राइक किए तो इतना लैंडमार्क काम हम करेंगे, ये बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर होता है दिमाग में। दूसरी चिंता होती है अपने ट्रुप्स की, कि अपना कोई जवान शहीद ना हो जाए, अपने किसी अफसर को गोली न लग जाए। ये 2 चिंता सबसे ज्यादा होती है। हमारे एरिया में लिस्ट होती थी, कैटेगरी ए 15 है, कैटेगरी बी 24 है, कैटेगरी सी टेररिस्ट 40 है। मारने के बाद हम एक एक टिक करते थे, फोटो दीवार पे लगा रखते थे, लाल स्केच पेन से एक एक की तस्वीर काटते थे कि ये गया, अब ये गया। तो हमको लगता था सारे काउंट्स हम ही को खत्म करने हैं, यही मोटिवेशन था। चलते चलते जब टेन्योर खत्म हुआ तो देखे नहीं 10-20 अभी हैं जिंदा, ठीक है, दूसरी बटालियन आएगी उनके लिए है, 10-20 पैदा होंगे। हमारा तो ये प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्रोसेस है। अब भी आप मोटिवेटेड फुली मोटिवेटेड है। लगते हैं कि अभी जो हो रहा है देश में, अब भी लगता है कि मैं जाऊं और जाकर इन्हें पकड़ूं। मैं अब ये यहाँ से देखता हूँ कि मैं आई कैन सी द ग्राउंड, जहाँ चीज हो रही है मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। पूरे गांव का कंपोजिशन हम लोगों ने डायरियों में लिखा हुआ था। क्या लोकल्स कोऑपरेटिव होते थे? करते हैं, मतलब ये कहिए कि कुछ एक इनकाउंटर्स हैं जो आपको मेहनत और आपके एफर्ट से मिलते हैं। इनकाउंटर मिलते हैं शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग इनकाउंटर मिलना मतलब दिन बन जाना टाइप बात कहते हैं। जैसे आप स्टोरी राइटर हैं, आप स्टोरी चेजर हैं, आप स्टोरी परसूअर हैं, तो हम लोग फोर्स में रह के, बीएसएफ में रह के हम इनकाउंटर खोजते थे। इनकाउंटर मतलब मुठभेड़ हमारी हो जाए। मतलब ऐसे कौन नॉर्मल आदमी में सोचता है कि हमारी मुठभेड़ हो जाए? आदमी कहता है कि मुठभेड़ ना हो, जान बचा किनारे चलिए। तो बीएसएफ में रह के हम लोग वहाँ सोचते थे मुठभेड़ हो जाए। अगर किसी महीने हमारा इनकाउंटर नहीं हुआ तो बड़ा चेहरा गिरा रहता था सबका। आप ऑफ कोर्स बहुत ही पैशनेट थे, जैसे आपने बताया एनकाउंटर चेस करते थे, पर जब आप एनकाउंटर चेस कर रहे थे तब आपके घर वाले अपनी हार्ट बीट को पकड़ कर रुके थे कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। एक बहुत ही मुश्किल लाइफ बच्चे हमारे वहीं पढ़े, कश्मीर 4 साल हमारे बच्चे बटमालू डाउनटाउन से जाके पढ़े हुए हैं श्रीनगर में। तो सोचता हूँ बड़ा बेवकूफ़ था मैं, उन 4 साल मुझे वहाँ पढ़ाने की क्या जरूरत है, कहीं दिल्ली में। सर पता नहीं आपकी स्टोरी अब तक हमें इतनी पता क्यों नहीं थी, पर हम जानना चाहेंगे क्या गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया ये आपको और
किस तरह से आपको पुरस्कार दिया गया है? हाँ बिल्कुल किया, और मेरा जो रिकमेंडेशन हुआ था तो उसमें हमारे टीम को, जैसे मैंने बताया, 12 अवार्ड मिले। मुझे कीर्ति चक्र यानी सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। जनरली बीएसएफ को डिफेंस फोर्सेज के गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिलते हैं, ये बड़ा रेयर होता है कि आप गैलेंट्री अवार्ड डिफेंस से दिया जाए। तो कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड awarded by Dr. APJ Kalam, and I feel very proud to receive this award in Ashoka Hall, Rashtrapati Bhavan, and my parents were witnessing that award. That was again very great. उसके बाद मुझे पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस मिला, फिर मुझे डिस्टिंग्विश प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज मिला, और मेरे रिटायरमेंट से ठीक पहले अति उत्कृष्ट सेवा मेडल मिला। और ये हमारे लाइफ में बीएसएफ ने, सरकार ने हमारे अचीवमेंट को सराहा। You've been an asset to India, and I'm sure you've got enough awards. I can see you've got Kirti Award, you've got APJ Abdul Kalam really honoring you as well. We are really, really proud of you, and thank you so much for doing this for our country. Thank you so much.